जो आरएसएस कह रहा था काला दिवस पीला दिवस मना रहा था आरएसएस, इमरजेंसी इमरजेंसी, हम चाहते हैं कि इमरजेंसी का पुनर्पाठ हो। बाला साहब देवरस 3 चिट्ठी लिख के माफी मांग रहा था इंदिरा जी से। क्या वो इमरजेंसी जो घोषित था वो संविधान के प्रावधानों को लागू करके लगाया गया था, लोकतंत्र की हत्या के लिए था, या लोकतंत्र बचाने के लिए था? यह हमें सोचना होगा। मैं इस पर डिबेट के लिए तैयार हूं। और अभी जो घोषित अब इमरजेंसी है, ये लोकतंत्र को बचाने की है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसे पूरी चर्चा होनी चाहिए। जैसे सरकार बदलती है ना, आरएसएस वाला पूंछ अपना रंग लेता है, फिर कांग्रेस में भी घुस जाएगा, पूंछ रंग लेता है। इसलिए कांग्रेस को कासंगियों से भी मुक्त कराना है। आइडेंटिफाई कीजिए इसमें कौन कौन है, कौन अडानी के पेरोल पर है, कौन बीजेपी के पेरोल पर है, कौन आरएसएस के पेरोल पे है, ये आइडेंटिफाई करना है हमें। इस देश के लोगों का असली शत्रु है वो संघ परिवार है। इस बात को समझाइए। देश को मुसलमान से खतरा नहीं है, पाकिस्तान बांग्लादेश से खतरा नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन रिपब्लिक को, आरएसएस से खतरा है। हमें सेकुलरिज्म पे क्यों नहीं बोलना है? ताल ठोक के बोलेंगे सेकुलरिज्म पे, हैं? क्यों नहीं बोलेंगे? आरएसएस जो नैरेटिव फैलाएगा, उस नैरेटिव ट्रैप में हम क्यों फंसेंगे? हम एजेंडा हम सेट करेंगे, आरएसएस जवाब दे। जब शहर में बम गिरता है तो मंदिर मस्जिद नहीं देखता है। कल मैंने एक वीडियो देखा, कोई त्रिपाठी या तिवारी को दिन दहाड़े गोरखपुर में तलवार से काट रहा है। मतलब हिंदू हिंदू को काट रहा है ना। आपने नफरत सिखाई, आपने हिंसा सिखाई। 3 बार आरएसएस बैन हुआ है और मैं बैन का समर्थक नहीं, उसको क्रश कर देना चाहिए था सीधा। ये कितना देश विरोधी है, कितना देश विरोधी, असली हिंदू विरोधी आरएसएस है। नीट पे मोहन भागवत नहीं बोला है और पूरा देश का ठेका लेके घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जब तक सेंटर से बाएं की तरफ रही तब तक सत्ता में रही, और सेंटर से दाएं की तरफ जैसी मुड़ी और कॉर्पोरेट की तरफ मिड 80s, मैं पूरा को इंसिडेंट मैं बता रहा हूं, मिड 80s के बाद जैसे कॉर्पोरेट इन हुआ और उसमें राइट विंगर्स आरएसएस का स्लीपर सेल जैसे घुसे उसमें, वैसी कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा। मैं तो यहाँ आज सुनने और सीखने आया था, लेकिन संदीप जी ने कहा कि 2-4 मिनट बोलना है। संदीप जी की बात से शुरू करता हूँ। और ये रचनात्मक कांग्रेस है, मैं समझता हूँ इंटेलेक्चुअल बॉडी, तो यहाँ झूठ बोलना मना है, तो इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा। संदीप जी ने बड़ा 2 पंक्तियाँ कही शुरू में, बाएं हाथ मिलाने का हार्ट इधर, और एक कि ये नया इनिशिएटिव है। तो कांग्रेस 1885 में बनी थी। मैं इतिहास पढ़ाता हूँ, मैं इतिहास पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, तो मैं संदीप जी के आर्गूमेंट को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। ये कांग्रेस का जन्म ही पूरा जो है ना, वो क्रिएटिविटी, रचनात्मक कार्यक्रम के लिए ही हुआ था। पूरा नेशनल मूवमेंट ना, जितने लीडर्स थे, गांधी, अंबेडकर, एक आंदोलन से दूसरे आंदोलन में 4 साल का अंतराल होता था, रचनात्मक कार्यक्रम करते थे, मैगजीन निकालते थे, सूत काटते थे, खादी बनाते थे। तो वो जो धारा थी कांग्रेस की, पिछले कई वर्षों में वो सुसुप्त हो गई है। उसको संदीप जी ने पुनर्जीवित किया है और बहुत अच्छे तरीके से पुनर्जीवित किया है। ताली बजा दीजिए जोर से। दूसरी बात कि इन्होंने कहा इधर बाएं हाथ मिलाना है, इधर हार्ट इधर होता है। तो कांग्रेस पार्टी जब तक सेंटर से बाएं की तरफ रही तब तक सत्ता में रही, और सेंटर से दाएं की तरफ जैसी मुड़ी और कॉर्पोरेट की तरफ मिड 80s, मैं पूरा को इंसिडेंट मैं बता रहा हूं, मिड 80s के बाद जैसे कॉर्पोरेट इन हुआ और उसमें राइट विंगर्स आरएसएस का स्लीपर सेल जैसे घुसे उसमें, वैसी कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को पुनः चिंतन मनन रिसर्च करके बाईं हो रही चलना चाहिए। और वो डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू,
इंदिरा गांधी इवन राजीव गांधी तक, मनमोहन सिंह के ज़माने में स्टेट सोशलिज्म का आइडिया डॉक्टर अंबेडकर ने डेवलप किया था। स्टेट एंड माइनॉरिटी उनका एक मैनिफेस्टो है, एक मिनी संविधान भी कहते हैं उसको पढ़ा जाना चाहिए। उस आइडिया को नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, तमाम लोगों ने धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट किया। और इम्प्लीमेंट करने का मतलब है पब्लिक सेक्टर और पब्लिक इंस्टीट्यूशन का निर्माण, ये। और कहते हैं क्या हुआ, 28-29 तो मोदी सरकार ने नाम बदल दिया है, अपना कुछ नहीं किया, नाम बदलो सरकार है। एक भी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनाया गलगोटिया और डिजिटल यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सावरकर के नाम पे एक कॉलेज का अभी प्रपोजल आया, अभी बिल्डिंग नहीं बनी है। और दिल्ली में सेंट्रल दिल्ली चले जाइए तो हर जगह रोज एमपी का तोड़ के घर और मल्टी स्टोरीज बन रहा है, कुछ नहीं बना है। दरभंगा में जाके देखा है, मेडिकल कॉलेज का खाली जमीन है, बोर्ड लगा हुआ है एम्स का, मैं अभी गया था दरभंगा। तो बेसिकली रचनात्मक कांग्रेस का काम मैं समझता हूं कि रिसर्च, शोध है। इस देश में खतरा किससे है, कि भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य को खतरा किससे है? आरएसएस से। बीजेपी का उसका पॉलिटिकल आउटफिट है, आरएसएस से, उसकी विचारधारा से। शमसूल साहब चले गए। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किया गया था। 30 नवंबर को पायनियर में आर्टिकल छप रहा है कि संविधान में भारतीयता कुछ भी नहीं है, मनुस्मृति का जिक्र हो रहा है। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के खिलाफ भी लिखा जा रहा है उसमें, उस आर्टिकल में पढ़िए, मेरे पास है, शमसूल साहब ने दिया था मुझे। 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस रामलीला ग्राउंड में अंबेडकर और नेहरू दोनों के पुतले फूके हैं, ये दस्तावेज हैं उपलब्ध। अभी प्रियांक खड़गे जो काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और इतिहास में हमसे जो गलतियां हुई हैं, इतिहास का काम समीक्षा करना होता है, सीखना होता है, प्रोजेक्ट तैयार करना होता है फ्यूचर का, हमसे भी गलतियां हुई हैं। गांधी को मारने वाला कौन था? गोडसे किससे जुड़ा हुआ था? बाबा साहब अंबेडकर अपने मैनिफेस्टो में 1951 में कह रहे हैं कि आरएसएस और हिंदू महासभा जनसंघ जैसे संगठनों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा और हिंदू राष्ट्र अभिशाप होगा। क्या ये बातें हमें समझ में नहीं आई थी? 3 बार आरएसएस बैन हुआ है और मैं बैन का समर्थक नहीं, उसको क्रश कर देना चाहिए था सीधा। ये कितना देश विरोधी है, कितना देश विरोधी, असली हिंदू विरोधी आरएसएस है। नीट पे मोहन भागवत नहीं बोला है और पूरा देश का ठेका लेके घूम रहे हैं। अभी बात चल रही थी, मीनाक्षी जी कह रही थी, शायद वो चली गई, कि पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ इलेक्शन नहीं होता है। एवरी डे वी डू पॉलिटिक्स। अपॉलिटिकल कुछ भी नहीं होता है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं अपॉलिटिकल हूं, इसका मतलब आप सिस्टम के साथ हैं। न्यूट्रल कुछ भी नहीं होता है, आप इधर होते हैं चाहे इधर होते हैं। जब इंडियन रिपब्लिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक साथ और मनुस्मृति और हिंदू राष्ट्र आमने सामने खड़ा हो, तो यहां न्यूट्रल होने का कोई मतलब नहीं। किसी भी कॉमन सेंस जिसका होगा वो भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य के साथ खड़ा होगा। तीसरा ऑप्शन नहीं है। ये कह रहा है हम कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, और सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स यही कर रहा है। साधु लोग पॉलिटिक्स कर रहा है, धर्म संसद कर रहा है, अब पॉलिटिशियन जाके उसके पांव में बैठ रहा है। ये कोई सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अपने जन्म से ही ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। इसका ध्येय क्या था? हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? कि सारे हिंदू गंगा में जाके घी की नदी में डुबकी लगाएंगे। मैं तो बार बार आजकल पब्लिक स्पीचेज में कह रहा हूं, रविकांत बैठे हुए, इन्होंने बढ़िया मेटाफर निकाला कि नेहरू ने जो है पेन और सरस्वती दिया ब्राह्मण समुदाय को प्रतीक के रूप में। पढ़ो, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज में पढ़ो, आईएएस बनो, प्रोफेसर बनो, इंजीनियर बनो। और आरएसएस ने हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में ब्राह्मण समुदाय को ही अंधा कर दिया, फरसा पकड़ा दिया, परशुराम दे दिया। जाओ, आरएसएस उनको दंगाई बना रहा है। एक गंभीरता से सोचने का विषय है। जब शहर में बम गिरता है तो मंदिर मस्जिद नहीं देखता है। कल मैंने एक वीडियो देखा, कोई त्रिपाठी या तिवारी को दिन दहाड़े गोरखपुर में तलवार से काट रहा है। मतलब हिंदू हिंदू को काट रहा है ना। आपने नफरत सिखाई, आपने हिंसा सिखाई।
मुसलमान तो चुपचाप खाली बैठा वो सोच रहा है कि हमारे फ्रिज में खाली मत देखो कि खाने के लिए क्या है। यही असली लड़ाई। जितना 150 पेपर लीक हुआ है, जितना प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, पब्लिक सेक्टर बेच रहा है मोदी सरकार, असली उसका नुकसान जो है हिंदू समाज को हो रहा है और खास तौर से ब्राह्मण समाज को हो रहा है। पब्लिक इंस्टीट्यूशन का सबसे ज्यादा आनंद आप उठाकर आंकड़े निकाल लीजिए, मैं तो डिबेट के लिए तैयार हूं। SC ST का रिजर्वेशन था तो थोड़ा पूरा हुआ, थोड़ा नहीं हुआ। OBC का 90 में आया। तो पब्लिक सेक्टर का, पब्लिक इंस्टीट्यूशन का मजा किसने लिया? इस देश के सवर्ण तबके के लोग हैं ना, स्पेशली ब्राह्मण्स। तो गरीब भारत ने मुफ्त में शिक्षा दी, नौकरी दी, इंदिरा जी ने पेंशन दिया। और ये मैं बार बार कहता हूं कि एक सेकुलर डेमोक्रेट सोशलिस्ट ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने मॉडर्न स्टेट बनाने का सपना देखा। एक कॉमनल फासिस्ट प्रो कॉर्पोरेट अटल बिहारी वाजपेयी ने सब नेस्तनाबूद कर दिया। पेंशन छीना तो किसका छीना है बताइए ना। नई पेंशन स्कीम में 1,500 पेंशन मिल रहा है भाई साहब। अब पुराने जितना यहां नौकरी पेशा लोग बैठे हुए रिटायर लोग पूछे कि 1 लाख पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना भाई साहब। तो ये बात, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ दलित माइनॉरिटी। हमें सेकुलरिज्म पे क्यों नहीं बोलना है? ताल ठोक के बोलेंगे सेकुलरिज्म पे, हैं? क्यों नहीं बोलेंगे? आरएसएस जो नैरेटिव फैलाएगा, उस नैरेटिव ट्रैप में हम क्यों फंसेंगे? हम एजेंडा हम सेट करेंगे, आरएसएस जवाब दे। अब पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये है कि शकील भाई बैठे हुए यहां पे, अमर भी बैठा हुआ है। राहुल जी का एक प्रोग्राम था, गलती से मुझे बोल दिया बोलना है 5 मिनट। 5-7 मिनट में मैंने जो आरएसएस कह रहा था, काला दिवस पीला दिवस मना रहा था आरएसएस, इमरजेंसी इमरजेंसी, हम चाहते हैं कि इमरजेंसी का पुनर्पाठ हो। बाला साहब देवरस 3 चिट्ठी लिख के माफी मांग रहा था इंदिरा जी से। क्या वो इमरजेंसी जो घोषित था वो संविधान के प्रावधानों को लागू करके लगाया गया था, लोकतंत्र की हत्या के लिए था, या लोकतंत्र बचाने के लिए था? यह हमें सोचना होगा। मैं इस पर डिबेट के लिए तैयार हूं। और अभी जो घोषित अब इमरजेंसी है, ये लोकतंत्र को बचाने की है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसे पूरी चर्चा होनी चाहिए। इंदिरा गांधी के खिलाफ कौन था? जमींदार, राजे, रजवाड़े, कॉर्पोरेट, आरएसएस। उस समय बांग्लादेश के राष्ट्रपति की हत्या हो चुकी थी, दुनिया में एक जगह और हत्या हो चुकी। ये पूरा इंदिरा गांधी को मारने की साजिश थी। इसे बहस हो ना, आरएसएस पुनर्पाठ करे, हम भी करना चाहते हैं कि आप कॉर्पोरेट के साथ उस समय भी थे और आज नंगा नाच रहे हैं आप कॉर्पोरेट के लिए। पब्लिक सेक्टर पे बात करो ना। 12 साल हो गया, कितने यूनिवर्सिटी खोले, कितने पब्लिक सेक्टर यूनिट खोले, कितने कॉलेज खोले, बताओ आंकड़े दो। 90,000 स्कूल बंद हो चुका है। उन स्कूलों में हिंदू ही पढ़ते थे ज्यादातर। इसीलिए मैं कह रहा हूं, असली हिंदू विरोधी आरएसएस संघ परिवार है। कागज दिखाओ, रजिस्ट्रेशन दिखाओ। और इस मंच से मैं घोषणा कहना चाहता हूं, और संदीप जी इस बात को हमारी पहुंचाएंगे कि अगर जिस दिन सरकार बदली, सबसे पहला काम होगा जो ये 7 सितारा होटल खोला है यहां पे झंडे वालान में, उसकी चेकिंग करो। पैसा कहां से आया? कहीं मंदिर चोरी का पैसा तो नहीं गया उधर। कागज दिखाओ, नहीं तो उसको डेमोलिश करो। बुलडोजर खाली इन्हीं के पास नहीं है। बैन आवर्स कंप्लीट डेमोलिश करो पूरा, नहीं तो रजिस्ट्रेशन करो, मेंबरशिप दिखाओ। मेंबरशिप इसलिए नहीं करता है, उसका आदमी रेप में, मर्डर में, सब में फंसता है ना, तो बोल देता है कि ये मेरा आदमी नहीं है, गुट से मेरा आदमी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन औकात नहीं है 3 टर्म से सत्ता में हो, औकात नहीं है अपना मेंबरशिप दिखाने का। हमारे जैसे आम लोग भी सवाल उठा रहे हैं। अब असली शत्रु इंडियन रिपब्लिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड फाइनली इस देश के लोगों का असली शत्रु है वो संघ परिवार है। इस बात को समझाइए। देश को मुसलमान से खतरा नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश से खतरा नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन रिपब्लिक को, आरएसएस से खतरा है। इसलिए ये हमें बचाना है। बहुत टाइम ले लिया। हिस्ट्री पे हमारे दोस्त विकास जी यहां बैठे हुए हैं। हमारा काम शोध और काउंटर नैरेटिव, अपना एजेंडा पुश करना है। आपको पता है कि हिस्ट्री कितनी खिलवाड़ हुई है सिलेबस से। हमारे आने वाली पीढ़ियों को जो है ना, अनपढ़ और गवार बनाने की तैयारी आरएसएस कर रहा है। कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में पढ़ने जाएगा, उसको मीडिया इंडिया का हिस्ट्री नहीं पता है। किसका नुकसान करेगा?
कितने मुसलमान ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जा रहे हैं, कितने क्रिश्चियन जा रहे हैं? ज्यादातर हिंदू ही जा रहे हैं, ज्यादातर हिंदू ही जा रहे हैं। तो आपके बच्चों को अपढ़, कुपढ़, निपढ़, निरक्षर, गोबर भक्त, अनसाइंटिफिक, मैं पढ़ाता हूं ना, हमारा काम साइंटिफिक इंक्वायरी को डेवलप करना, पुश करना है। और ये आपको अंधभक्त बना रहा है। गांव गांव जाइए और देख लीजिए संदीप जी और खुर्शीद साहब भी आ गए। जैसे सरकार बदलती है ना, आरएसएस वाला पूंछ अपना रंग लेता है, फिर कांग्रेस में भी घुस जाएगा, पूंछ रंग लेता है। इसलिए कांग्रेस को कासंगियों से भी मुक्त कराना है। आइडेंटिफाई कीजिए इसमें कौन कौन है, कौन अडानी के पेरोल पर है, कौन बीजेपी के पेरोल पर है, कौन आरएसएस के पेरोल पे है। ये आइडेंटिफाई करना है हमें, क्योंकि ये लड़ाई मजाक नहीं है। अरे हमारे जैसे आम लोगों पे कई एफआईआर है, कितने मुकदमा झेल रहे हैं, कितने, तब भी नहीं डरते हैं। मुकाबला जारी रहेगा, लिख के पढ़ के बोलेंगे, ये बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे तो फिर हमारे होने का कोई मतलब नहीं। शुक्रिया, थैंक यू।